तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। चलिए जानते हैं कि इस कहानी में कुंतल के साथ आखिर क्या हुआ। मेरी यातना, अपनी महत्वाकांक्षा और लिप्सा के सघन क्षणों का सप्ताह बिताकर शोभन लौटे। तब सबसे पहले उन्होंने अपने साहित्यिक मित्रों को आमंत्रित किया। लौटी तो मैं भी थी, लेकिन शोभन के साथ लौटी थी यह नहीं कह सकती। ऐसा लग रहा था जैसे किसी धागे से खींचकर बलात् कोई कलकत्ते ले गया और उसी तरह बेचैन खिलौने को जैसे खींचकर वापस ले भी आया। फूल बगिया में जंगली लतर एक सप्ताह में ही बढ़ चढ़कर फैल रही थी। अब अपनी विवशता से लड़ने के अलावा और कोई उपाय नहीं था। लतर बढ़ रही थी और मेरा भविष्य छोटा होता जा रहा था। कलकत्ते से लौटने के बाद शोभन ने फिर साहित्यिक मित्रों से संपर्क बना लिया। यह संपर्क उन्हें बनाना ही था। मुझे विश्वास है कि इसके पीछे भी शोभन का निहित उद्देश्य था। सम्मेलन में जिन लोगों को आमंत्रित नहीं किया था वे नाराज थे। शोभन अब उनके सामने सफाई यह देना चाहते थे कि जो कुछ हुआ वह संयोजक की नासमझी से हुआ। उन्होंने तो इन तमाम लोगों के नाम दिए थे, लेकिन आयोजक शायद इन नामों से परिचित नहीं थे। यह कहकर शोभन जहां अपना बड़प्पन दिखा रहे थे, वहां यह भी साबित करना चाहते थे कि बाकी लोग शोभन से कितने छोटे हैं। तभी तो संयोजक उनके नाम याद नहीं रख पाए। शोभन ने उन्हें बताया कि वास्तव में मित्र सम्मेलन के बाद अब भी असली समारोह शुरू होना है। शोभन उसे लड़ाई की संज्ञा दे रहे थे। उन्होंने कहा था कि अब साहित्यकार को एक व्यापक लड़ाई लड़नी होगी। असली काम तो यह लड़ाई ही है। शोभन में साधारण चतुराई नहीं थी। अपनों से पराजित लोगों को फिर अपने साथ ला खड़ा करने की कला उन्हें आती थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आसन्न युद्ध का संकट और मानव की यातना से संघर्ष का लंबा चौड़ा ब्यौरा शोभन ने दिया। उनका कहना था कि इस आसन्न संकट के बीच मानव को अपने खोए हुए मूल्य और मर्यादाओं की खोज करनी होगी। शोभन के एक कलाकार मित्र सहसा बीच में ही बोल पड़े थे, लेकिन बंधु, इस पर तो पहले से ही काफी कुछ काम हो चुका है। और फिर वर्मा जी ने इस विषय पर पूरी पुस्तक ही लिखने की सोच ली है। संवाद सुनते सुनते मैं मुस्कुराई। मैं अपने आप में मुस्कुराई। पुस्तक, अब वर्मा जी तो क्या लिखेंगे। वर्मा जी ने जो कुछ सोच समझकर अपने को स्पष्ट करने के लिए शोभन ने कहा सुना था। शोभन का दिमाग इस मामले में तो काफी तेज है। वर्मा जी से जो बहस होती जा रही थी उसे शोभन लगातार रात में लेखबद्ध करते रहते थे। पांडुलिपि अब टाइप हो चुकी थी, सिर्फ प्रकाशन की कसर थी। और अब मानव मूल्यों पर जिस बहस का आयोजन वे यहाँ और बड़े पैमाने पर करना चाहते थे, वह तो वास्तव में उनकी इस किताब का उद्घाटन समारोह भर होने वाला था। ऐसे मामलों में शोभन कितनी कुशल है। सम्मेलन के लिए कलकत्ते जाते समय ट्रेन पर उनके साथ सम्मेलन की अध्यक्षता करने के लिए बुलाए गए डॉक्टर भुवन भी थे। भुवन जी से शोभन ने पूछा था कि वे किस समस्या को उठाना चाहेंगे। डॉक्टर भुवन ने तभी अपने विचारों की रूपरेखा उन्हें बताई थी। वे सम्मेलन के दौरान अपने सन्नाटे में आ गए होंगे। जब उन्होंने सुना कि विषय प्रवर्तन करते हुए शोभन ने उन्हीं की रूपरेखा को विस्तार देकर प्रस्तुत कर दिया था। इस बृहत्तर सम्मेलन की तैयारियां शुरू होते दशहरे की छुट्टियां हो गई। शोभन खिल उठे कि मीनल फिर आ पहुंची। फूल बगिया में जंगली लतर और भी अधिक बढ़ गई थी। मन में उसके प्रति अटूट घृणा और प्रतिहिंसा होने के बावजूद अब उसे काटने का सामर्थ्य मुझ में बचे ही नहीं थी। या यह कहूँ कि अब उसे काटने का समय था, तब मैं निरुपाय बैठी रही। अब उसे बढ़ने देने के अतिरिक्त और कोई उपाय भी क्या था। मीनल से उनकी वही लंबे लंबे कभी न खत्म होने वाले संवाद शुरू हो गए। मैंने सुना वे बड़े हर्ष से मीनल को बता रहे थे कि भारत पब्लिशर्स के निदेशक श्री रतन लाल का पत्र आया है। रतन लाल चाहते हैं कि उनके बड़े साप्ताहिक के बारे में अंतिम रूप में शोभन अपना फैसला दे दे। कलकत्ते के सम्मेलन के दौरान रतन लाल ने शोभन से कहा था कि वे उन्हें अपने साप्ताहिक का संपादक बनाना चाहते हैं। शोभन समाचार से गदगद हो उठे थे। वे साधारण खिलाड़ी नहीं थे, इसलिए उन्होंने जाहिर यह किया था कि इस आमंत्रण को स्वीकार करने में उन्हें असुविधा हो रही है और इलाहाबाद जाकर अपने मित्रों से सलाह मशविरा करने के बाद ही वे अंतिम रूप से कुछ निर्णय ले सकेंगे। नाम के लिए अपनी विरक्ति जाहिर करने के बाद शोभन ने अपने मित्रों से इस बात की चर्चा भी की थी। मित्रों को वे दिखाना चाहते थे कि उन्हें कितना बड़ा महत्व मिल रहा है। वर्मा जी ने बहुत धीरे से मुस्कुराकर कहा था, शोभन, तुम्हें याद है कि पिछले बरस हम लोगों ने सम्मेलन किया था। तुमने उसमें कहा था कि साहित्य और साहित्यकार के लिए राज्याश्रय कितना खतरनाक है। यह बताओ शोभन, तुम्हें दिए जाने वाला यह संपादक तत्व क्या एक धनी व्यक्ति का आश्रय नहीं होगा। वर्मा जी ने जो कहा था वह शोभन के चित्रकार कवि मित्र ने ठहाकेदार हंसी के साथ कह डाला, राज्याश्रय छोड़कर श्रेष्ठाश्रय चुनोगे क्या। शोभन ने वह वार्तालाप इससे आगे चलने ही नहीं दिया था।
अपने मित्रों से जो अवमानना उन्हें मिली थी उसे शोभन मीनल से छुपा गए, बल्कि उन्होंने कहा कि उनके साहित्यिक मित्र उनसे इसलिए रुष्ट है कि ख्याति की दौड़ में वे पीछे रह गए। मीनल ने उनके इस आत्मसंतोष को समर्थन दिया। शोभन बहुत खुश थे कि उनकी महत्वाकांक्षा को आयाचित बल मिल रहा है। शोभन से कटी हुई अब मैं इतनी तिक्त होती जा रही थी कि उस दुनिया में झांकने की मेरी इच्छा भी नहीं होती थी। मैंने अपने आप को जब निर्वासित कर लेने का निश्चय ही कर लिया था, शोभन के साहित्यकार मित्रों से मेरे निर्वासन का यह रहस्य छुपा नहीं था। बहुत कम बोलने वाले वर्मा जी ने एक बार संकेतों में कहा था कि पाली हुई बुल्ली कभी चेहरे पर पंजा मार देगी। मीनल का ध्यान इस व्यावसायिक संवादों में नहीं लग रहा था और शोभन को जब तक संतोष होने वाला नहीं था तब तक वे पूरी तरह मीनल को न समझाते थे कि पत्रिका की इस जिम्मेदारी को संभालने के बाद न केवल शोभन अतिरिक्त प्रतिष्ठा ही अर्जित कर सकेंगे, बल्कि मीनल और उनके संबंध भी अधिक गहरे और अधिक उन्मुक्त हो सकेंगे। शोभन को जिसकी बहुत प्रतीक्षा थी वह पत्र रतनलाल की ओर से उनके पास आ गया। रतनलाल ने लिखा था कि वे सपरिवार नैनीताल जा रहे हैं। उससे अच्छा होगा कि शोभन वहीं आ जाए, पत्रिका के बारे में बात करने में आसानी होगी। शोभन पत्र पाकर उछल पड़े। उत्साह में वे यह भी भूल गए कि मैं भी उस समय वहां थी। मुझे देखकर उन्होंने अपने आप को संभाल लिया। बात बदलते हुए बोले, कितना अच्छा होगा कि अब हम लोग बहुत दिनों के बाद हमारा सोचा हुआ संभव हो जाएगा। कब बुलाया है? मीनल ने पूछा। कब? शोभन ने रत्नलाल का पत्र मीतल के आगे बढ़ाकर कहा, बस जितनी जल्दी हम लोग चल सके। वे लोग तो नैनीताल पहुंच भी चुके होंगे। मैं तो अभी चल सकती हूँ, मीनल ने उत्साह से कहा। शोभन ने अब मेरी ओर देखा। मेरी उपस्थिति मात्र से शोभन अव्यवस्थित हो रहे थे। अनमने स्वर में मुझसे बोले, अभी इतनी जल्दी कैसे जा सकते हैं कुंतल? काफी तैयारी करनी पड़ेगी। नहीं, मैं नहीं जाना चाहती, आप दोनों हो आइए, मैंने उपेक्षा से कहा। शोभन माने नहीं, मान सकते भी नहीं थे, बल्कि उनके लिए उस समय मेरा साथ न जाना घातक भी हो सकता था। शोभन मीनल को ही ले जाना चाहते थे। मीनल और उनके लिए यह सुअवसर पके फल की तरह जैसे ऊपर से आ टपका था। नैनीताल के पृष्ठभूमि से अधिक उपयुक्त उनके स्नेह संबंध के लिए और हो ही क्या सकता था। लेकिन मीनल को अकेले ले जाने लायक साहस उनमें नहीं था। रतनलाल का परिवार भी वहां था। शोभन यह भी जानते थे कि रतनलाल विवाह संबंध से बाहर शोभन का संबंध पसंद नहीं करेंगे। बहुत बड़ा स्थान, समृद्धि की बहुत बड़ी सीढ़ी उन्हें मिलने जा रही थी। उस सीढ़ी के लिए वे ऐसा कोई खतरा किसी भी कीमत पर लेने को तैयार नहीं थे। मेरे सामने समस्या कोई नहीं थी, केवल अपनी परिचय की व्यवस्था थी। उनके आग्रह का सामना करने के लिए मेरे पास सीधे कोई तर्क नहीं था। मेरा ध्यान तोरू की ओर गया। मैंने थोड़ी तिक्तता के साथ कहा, नैनीताल में काफी सर्दी पड़ेगी, तोरू के पास तो गर्म कपड़े तक नहीं है, तो क्या हुआ, वहीं नैनीताल चलकर ले लेंगे। शोभन ने कहा, थोड़ी सी ऊन खरीद लेना, उससे तोरू के लिए स्वेटर बुन लेना। मीनल ने कहा, तब तक उसे शाल उड़ा लेना। मेरा मन जल उठा, क्षोभ से गला रूंध आया। यह कैसी नियति है? सब कुछ मेरा है, फिर भी मैं उसे अपनी एकमात्र बची तोरू के लिए प्राप्त नहीं कर सकती। शोभन प्रसंग की कटुता को समझ गए थे, इसलिए उन्होंने तुरंत बात बदल दी। और कोई समय होता तो शोभन का रुख बिल्कुल ही दूसरा होता। इस समय तो वे किसी भी कीमत पर स्थिति को संभालने को आमादा थे। सारी बात भूलकर उन्होंने अतिरिक्त आत्मीयता दिखाते हुए मुझसे कहा कि तुम्हें तो चलना ही होगा। मैंने मन में सोचा था कि यात्रा के बीच मन बदल जाएगा, नई जगह पहुंचूंगी तो नया वातावरण अवसाद को अपने आप ही समेट लेगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। रास्ते भर मेरा अवसाद और अधिक बढ़ गया। मुझे याद आ रहा था जब शादी के बाद पहली बार शोभन मुझे इसी रास्ते से नैनीताल लाए थे, तब से इतने शादी के बाद पहली बार शोभन मुझे इसी रास्ते से नैनीताल लाए हैं। तब से इतने वर्षों की पहले कुंतल और आज के इस कुंतल में एक जैसा कुछ भी नहीं था। शोभन मीनल से सटे हुए खिड़की से बाहर देख देख कर इस तरह बातें कर रहे थे, देखने वाला उन्हें ही पति पत्नी समझता। पता नहीं यात्रियों ने ध्यान दिया या नहीं, मैं उनके सामने किसी आया से अधिक शायद ही कुछ लग रही थी। बीच बीच में मन का दर्द उभरता तो मैं तोरू को सीने में भींच लेती। रास्ते भर एक बार भी शोभन की ओर चेहरा घुमाकर देखने की मेरी इच्छा नहीं हुई। स्टेशन पर खासी सर्दी थी। डब्बे के अंदर मौसम उतना सर्द नहीं लग रहा था। बाहर निकलते ही मैंने देखा तोरू की नन्ही नन्ही उंगलियां सर्दी के कारण नीली हो आई थी। मन कचोट उठा। शोभन ने एक बार भी इस बात पे ध्यान नहीं दिया कि तोरू को सर्दी भी लग रही होगी। स्टेशन से बाहर निकलकर हम लोग टैक्सी में बैठे। मैंने सोचा कि अब शायद शोभन पहले बाजार की ओर चले और तोरू के लिए कुछ गर्म कपड़े खरीदे, लेकिन शोभन ने टैक्सी वाले को सीधे नैनीताल चलने का आदेश दिया। मेरा मन चीत्कार कर उठा, मुझसे रहा नहीं गया। हार कर मैंने कहा, जरा ठहरो। शोभन ने मेरी ओर प्रश्न सूचक दृष्टि से देखा।
मैंने तिकतका को दबाते हुए कहा, तोरू को इतनी सर्दी लग रही है, पहले कुछ गर्म कपड़े क्यों नहीं खरीद लेते? बात कहने के बाद क्षोभ और शर्म से मेरी कन पट्टियां जल उठी। कंठ में उभरती हुई रुलाई को बड़ी यत्न से मैंने रोका। बेबी के लिए कपड़े खरीदे गए, लेकिन मैं समझ नहीं रही थी कि उसके पीछे शोभन की मजबूरी भले रही हो, उनका उत्साह नहीं था। कपड़े खरीदने के बाद हम नैनीताल के लिए रवाना हो गए। अब मुझे ऐसा लगने लगा था कि जैसे मैं पहले से भी ज्यादा अकेली हो गई हूँ। एकमात्र तोरू को छोड़कर टैक्सी की खिड़कियों से बाहर दिखाते हुए रिश्तों में मुझे सबसे ज्यादा अपनापन नजर आ रहा था। नैनीताल पहुंचते पहुंचते सूरज ढल चुका था और भीगी हुई सर्दी आसपास लौटने लगी थी। तोरू को सावधानी से गोद में समेटकर मैंने अपने दोस्तों के पैर झील में लटका दिए। पानी बहुत ठंडा था, लेकिन मेरी जलती हुई अंतरात्मा को उससे शीतलता मिल रही थी। अभी अभी यहाँ शोभन भी थे। 1 मिनट में आने को कहकर वे उठ गए। इस बार बुरा नहीं लगा। ऐसा लगा एक कड़वाहट मेरे पास बैठी थी जो अब उठकर कहीं चली गई। एकांत से मुझे थोड़ा आश्वासन भी हो रहा था। यहाँ झील डूबने के लिए तो काफी है, मैंने सोचा। लेकिन फिर भी मैंने यह भी सोचा, पराजय की जिन गहराइयों में मैं डूब चुकी हूँ, उनसे इस झील की गहराई कहीं कम है। सच तो यह है कि डूबना अब दोबारा नहीं होगा। लहर डुबाकर, झकझोर कर, निष्ठुर होकर जिस बिंदु पर छोड़कर लौटी है, वहीं से अपना रास्ता शुरू होता है। शीतल धवल अपनी छाती पर खेलकर नीचे धकेल दी गई है। जलधारा पत्थर, बालू और मिट्टी की कब्र से बाहर आएगी। हरी तिमा को अमरबेल खा गई, लेकिन जीवनी शक्ति के तंतु अभी भी जीवित है। दोस्तों, हम इस कहानी को कल आगे बढ़ाएंगे इसके अगले एपिसोड में। तब तक आप अपना प्यार इस चैनल पे इसी तरह बनाए रखें। बाय बाय दोस्तों।